हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से। सो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि केसेस कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट। तो ये हमने आई थिंक ये डिस्क्राइब कर लिया है कि जो केसेस है जिसे डायरेक्टली कंसिडर करता है सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग बैक टू द लोअर कोर्ट। फ्रॉम द डायग्राम अबाउट यू विल नोटिस दैट केसेस जो इन्वॉल्व कर रहे हैं फेडरल रिलेशंस को गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। Origin jurisdiction of the Supreme Court establishes it as an umpire in all disputes regarding federal matters. So in किसी भी फेडरल कंट्री में जो लीगल डिस्प्यूट्स होता है आर बाउंड टू अराइज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स एंड अमंग द स्टेट themselves। पावर जो होती है रिजॉल्व करने की इस तरह के केसेस का वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ही होती है। तो इसी को हम बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के पास ही ऐसी पावर होती है इस तरह के केसेस के साथ डील करने की। नाइदर द हाई कोर्ट नॉर द लोअर कोर्ट कैन डील विद सच केसेस इन दिस कैपेसिटी। सुप्रीम कोर्ट नॉट जस्ट सेटल डिस्प्यूट्स बट ये इंटरप्रेट भी करता है पावर किसकी, जैसे यूनियन गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, एज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। रिट ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स जो चैप्टर है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पे अगर किसी की फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाती है तो वो पर्सन डायरेक्टली मूव कर सकता है टू द सुप्रीम कोर्ट। उसको सुप्रीम कोर्ट एक रेमेडी देगा। तो सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ स्पेशल ऑर्डर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिट्स। हाई कोर्ट कैन ऑल्सो इशू रिट्स, बट एक पर्सन जिसकी राइट्स वायलेट होती है उसके पास चॉइस होती है, या तो वो हाई कोर्ट जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली क्या करे, अप्रोच करे। तो सच रिट्स, इस तरह के जो रिट्स होते हैं, इस तरह के अगर हम रिट्स की बात करें, कैन गिव ऑर्डर टू द एग्जीक्यूटिव टू एक्ट और नॉट टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। अब हम बात करें अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है अपील का। पर्सन अपील कर सकता है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट। हावेवर हाई कोर्ट को सर्टिफाई करना है कि ये जो केस है ये अपील के लिए फिट नहीं है। That is to say that it involves a serious matters of interpretation of law और constitution। ये पिछले लेक्चर में हम अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था। क्रिमिनल केसेस में अगर लोअर कोर्ट ने उसको डेथ सेंटेंस दे दिया है तो वहां पे हम क्या कह सकते हैं कि बंदा कहाँ पे जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है। वहां पे अपनी जो अपील है वो वहां पे वो रख सकता है कि भाई मैं ये जो फैसला है वो मैं उसको नहीं मानता हूं, अपील कर सकता है। सो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? इन एडिशनल टू ओरिजिनल एंड अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पोसेसेस एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शंस भी होता है। इसका मतलब होता है कि जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो किसी भी जो मैटर है पब्लिक इंपोर्टेंस का या फिर वो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की जरूरत पड़ गई है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है प्रेसिडेंट। हावेवर सुप्रीम कोर्ट कोई भी वो बाउंड नहीं है कि इस तरह के जो मैटर्स है उस पे एडवाइस दे, एंड प्रेसिडेंट भी ऐसा बाउंड नहीं है कि भाई अगर आप एडवाइस के लिए जा रहे हो सुप्रीम कोर्ट में तो आपको उसकी एडवाइस को एक्सेप्ट करना है। सो इस तरह का जो एडवाइसरी पावर है फिर इस सुप्रीम कोर्ट की, क्या इसका इंपॉर्टेंट है यूटिलिटी का। यूटिलिटी दो फोल्ड है। फर्स्ट प्लेस में क्या होता है, अलाउ करता है गवर्नमेंट को to seek legal opinion on a matter of importance before taking action on it। कि भाई एक लीगल ओपिनियन उस पे ले ले किसी एक्शन लेने से पहले। ये प्रिवेंट कर सकता है अननेसेसरी लिटिगेशन। सेकेंडली, इन द ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट कैन मेक सुटेबल चेंजेस इन इट्स एक्शंस और लेजिस्लेटर। तो गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है। सो आर्टिकल 137 की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू रिव्यू any judgment pronounced or order made by it। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है। आर्टिकल 144 कहता है कि जितनी भी अथॉरिटीज है, चाहे वो सिविल हो, जुडिशियल हो, टेरिटोरी में इंडिया की, shall act in aid of the सुप्रीम कोर्ट। अब आपको रीड करना आर्टिकल्स जो ऊपर कोटेड है। तो ये जो आर्टिकल है हेल्प करते हैं हमें कि हमारा जो जुडिशरी है उसका यूनिफाइड नेचर है, एंड जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है उनके बारे में भी हमें यहाँ पे क्या चलता है भाई, पता चलता है सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में भी। सो डिसीजंस मेड बाय द, जो भी डिसीजंस है मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग है
on all other courts within the territory of India. Orders passed by it are enforceable throughout the length and breadth of the country. जो भी ऑर्डर है वो जो ये पास करता है सुप्रीम कोर्ट, तो ये पास जो होते हैं वो enforceable है. Supreme Court itself is not bound by its decision and can at any time review कर सकता है अपना decision. Beside, अगर यहाँ पे कोई ऐसा केस आ जाए of contempt of the Supreme Court, then the Supreme Court itself decide such cases. इस तरह का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट भी डिसाइड करेगा. चेक करना है आपको अपनी प्रोग्रेस. मैच द फॉलोइंग. डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट ऑफ बिहार एंड यूनियन ऑफ इंडिया विल बी हर्ड बाय. अब अगर दो स्टेट्स में डिस्प्यूट हो रहा है, जैसे स्टेट है बिहार का एंड यूनियन है इंडिया का, तो वो कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन करेगा, जुडिशियल रिव्यू या फिर सुप्रीम कोर्ट. तो यहाँ पे आपको ये जो है यहाँ पे पढ़ना है. अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ हरियाणा. अपील है एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हरियाणा की, वो कहाँ पे जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगी. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील है तो हाई कोर्ट में जा सकती है. सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी डिक्लेयरिंग अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल. अगर एक लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करना है तो कौन कर सकता है? जुडिशियल एक्टिविटीज्म देखते हैं. हैव यू हर्ड ऑफ द टर्म जुडिशियल एक्टिविटीज्म और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम PIL भी बोलते हैं. सो बोथ दीज टर्म्स आर ऑफन यूज्ड इन द डिस्कशन अबाउट जुडिशरी इन रिसेंट टाइम. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये जो दो चीजें हैं रिवोल्यूशनाइज हो चुकी हैं. जो जुडिशरी की फंक्शनिंग है उसमें रिवोल्यूशन उन्होंने ला दिया है एंड मेड इट मोर पीपल फ्रेंडली, इसको बना दिया गया है. तो आपको यहाँ पे ये कार्टून में डाक हड़ताल कोर्ट ने हस्तक्षेप किया. सो जो चीफ इंस्ट्रूमेंट होता है थ्रू विच जुडिशियल एक्टिविज्म फ्लोरिश हुआ है इंडिया में, वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर उसको सोशल एक्शन लिटिगेशन भी बोलते हैं. So what is PIL, जिसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर सोशल एक्शन लिटिगेशन बोलते हैं. How and when did it emerge? Normal course of law, an individual can approach the courts only if or she has been personally aggrieved. So that is to say, एक जो पर्सन है जिसकी राइट्स वायलेट हुई हैं या फिर जो इन्वॉल्व है एक डिस्प्यूट्स में, वो कोर्ट में जा सकता है. ये जो कॉन्सेप्ट है इट अंडरवेंट अ चेंज अराउंड 1979. 1979 में कोर्ट ने ट्रेंड को सेट किया था. मैंने डिसाइडेड टू हियर अ केस जहाँ पे केस वाज फाइल्ड नॉट बाय एग्रीव्ड पर्सन, बाय जो दूसरे लोग हैं उन्होंने उसके बिहाफ पे उसको पास किया था. एज दिस केस इन्वॉल्व कंसिडरेशन ऑफ एन इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, it and such other cases came to be known as, जिसको हम बोलते public interest litigations. Around the same time, Supreme Court also took up the case about the rights of prisoner. So this opened the gates for large number of cases जहाँ पे public spirited citizens and voluntary organizations sought judicial intervention for protection of existing rights, betterment of life conditions of the poor, so protection of the environment and many other issues in the interest of the public. PIL, जिसको हम public interest litigation बोलते हैं, it has become the most important vehicle of judicial activism. Judiciary जो कि एक institution है that traditionally confined to responding to cases जहाँ पे आते हैं. So ये cases भी consider कर रहे हैं on the basis of newspaper reports and जो postal complaints होती है जो court receive करते हैं. Therefore जुडिशियल एक्टिविज्म यहाँ पे एक मोर पॉपुलर डिस्क्रिप्शन बन चुका है रोल ऑफ जुडिशरी का. कुछ अर्ली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन देखते हैं. 1979 में न्यूज़पेपर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी अंडर ट्रायल्स के बारे में. सो यहाँ पे प्रिजनर्स थे, बहुत सारे प्रिजनर्स थे बिहार में जिन्होंने लंबे टाइम गुजार दिया था जेल में, longer than what they would have spent if they had been punished for the offenses for which they were arrested. So ये जो रिपोर्ट है उस वो प्रॉम्प्ट कर रही है एक एडवोकेट को कि आपको फाइल करना है पिटिशन. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुना. इट बिकम फेमस एज वन ऑफ द अर्ली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस. सो ये था हुसनारा खातून वर्सेस बिहार केस का वर्सेस बिहार. फिर आता 1980 में एक जो प्रिजन था इनमेट ऑफ द तिहाड़ जेल मैनेज टू सेंड अ स्क्रिबल्ड पीस ऑफ पेपर to Justice Krishna Iyer of the Supreme Court narrating physical torture of the
prisoners. Judge got it converted into a petitions and दो बाद में कोर्ट ने अबेंडन कर दिया प्रैक्टिस किसकी, कंसिडरिंग लेटर्स को. दिस केस नोन एज सुनील बत्रा वर्सेस Delhi administration also became one of the pioneers of public interest litigation. So PIL के थ्रू कोर्ट ने एक्सपेंड किया है राइट्स के आइडिया पे. क्लीन एयर, अनपॉल्यूटेड वाटर, डिसेंट लिविंग एक्सेट्रा राइट्स है एंटायर सोसाइटी के लिए. Therefore it was felt that individuals जो सोसाइटी का पार्ट है उनके पास राइट होनी चाहिए कि भाई आप राइट टू जस्टिस को सीख करो जब आपकी इस तरह की राइट्स वायलेट होती हैं. सेकेंडली पीआईएल के थ्रू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू 1980 के बाद में जुडिशरी ने शो किया है रेडीनेस कि इस तरह के जो कंसिडरेशंस है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस वो जुडिशरी दे रही है ताकि जो राइट्स है उन सेक्शन ऑफ लोगों की रिस्टोर हो पाए जो इजीली कोर्ट में नहीं जा पाते. इस पर्पस के लिए जुडिशरी ने अलाउ किया है पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉयर्स की वो पेटिशंस फाइल करे ऑन बिहाफ ऑफ द नीडी एंड द डिप्राइव्ड. सो इट मस्ट बी रिमेंबर दैट प्रॉब्लम्स जो है पुअर का क्वालिटेटिवली डिफरेंट है फ्रॉम दोज व्हिच हैव ईदर टू ऑक्यूपाई द अटेंशन ऑफ द कोर्ट एंड दे नीड डिफरेंट काइंड ऑफ जुडिशियल अप्रोच. अगर हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं एडवर्सेरियल प्रोसीजर्स को उनके केस में, सो they would never be able to enforce their fundamental rights. Justice Bhagwati in बधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 में ये कहते हैं. सो जुडिशियल एक्टिविज्म हैज मेड मैनीफोल्ड इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम. इसने डेमोक्रेटाइज कर दिया है जुडिशियल सिस्टम को बाय गिविंग नॉट जस्ट टू इंडिविजुअल्स बट आल्सो ग्रुप्स एक्सेस टू द कोर्ट्स. इसने फोर्स किया है एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को. इट ऑल्सो मेड एन अटेम्प्ट टू मेक द इलेक्टोरल सिस्टम मच मोर फ्री एंड फेयर. इलेक्टोरल सिस्टम को भी फ्री बनाने की कोशिश की गई है, फेयर बनाने की कोशिश की. कोर्ट ने पूछा है कैंडिडेट से जो इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करते हैं कि आप भाई एफिडेविट्स को फाइल करो जो इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी एसेट्स आपके पास कितने, आपकी इनकम कितनी है और अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भी यहाँ पे मेंशन करो ताकि जो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हैं वो उनको उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी हो. सो देयर इज हाउएवर नेगेटिव साइड है टू द लार्ज नंबर ऑफ पीआईएल एंड द आइडिया ऑफ प्रोएक्टिव जुडिशियल. फर्स्ट प्लेस ने इसने ओवरबर्डन कर दिया है कोर्ट्स को. सेकेंडली जुडिशियल एक्टिविज्म ने ब्लर कर दिया है लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑन द वन हैंड एंड द जुडिशरी ऑन द अदर. कोर्ट हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन रिजॉल्विंग क्वेश्चंस जो एग्जीक्यूटिव को बिलोंग करती है. थस फॉर इंस्टांस जैसे रिड्यूसिंग एयर और साउंड पोल्यूशन और इन्वेस्टिगेटिंग केसेस ऑफ करप्शन और ब्रिंगिंग अबाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म. ये ड्यूटी नहीं है जुडिशरी की, ये मैटर्स है जिसको एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करेगा अंडर द सुपरविजन ऑफ द लेजिस्लेचर. देयरफॉर कुछ लोगों को ये लगता है कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है इसने बैलेंस बना दिया है अमंग द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. वेरी डेलिकेट. डेमोक्रेटिक ऑर्गन इज बेस्ड ऑन ईच और गवर्नमेंट बेस्ड है ऑन ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जो रेस्पेक्ट कर रहा है पावर्स को एंड जुरिस्डिक्शंस को ऑफ द अदर्स. सो जुडिशियल एक्टिविज्म मे बी क्रिएटिंग स्ट्रेन्स ऑन दिस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल. अब यहाँ पे आप देखो ग्रुप ऑफ सिटीजन एक सिटी से उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया है पीआईएल के थ्रू जो कि एक ऑर्डर मांग रहे हैं टू द सिटी म्यूनिसिपल अथॉरिटीज कि आपको स्लम्स को रिमूव करना है और सिटी को ब्यूटिफाई करना है ताकि इन्वेस्टर्स यहाँ पे आए. सो दे आर्ग्यू दैट ये एक पब्लिक इंटरेस्ट है. रेजिडेंट जो है स्लम लोकेलिटीज का हैव रिस्पोंडेड बाय सेइंग दैट कि ये इनकी जो राइट टू लाइफ है उसको एनक्रोच करेगा. सो दे आर्ग्यू दैट राइट टू लाइफ एक मोर सेंट्रल है टू पब्लिक इंटरेस्ट देन द राइट टू क्लीन सिटी. तो आप यहाँ पे जज है. इमेजिन दैट यू आर अ जज, राइट अ जजमेंट डिसाइडिंग अगर पीआईएल जो है इन्वॉल्व कर रहा है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस. जुडिशरी एंड राइट्स की अगर हम बात करें सो यू हैव ऑलरेडी सीन दैट जुडिशरी इज एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ इंडिविजुअल. कॉन्स्टिट्यूशन दो वेज प्रोवाइड करता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट जब वायलेशन होता है राइट्स का तो रेमेडी दे सकता है. पहला जो है फर्स्ट ये रिस्टोर कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को बाय इशूइंग रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस. फिर मैंडेबस आर्टिकल 32 हाई कोर्ट ने भी इशू कर दिया है. हाई कोर्ट के पास भी पावर है
इशू करने के लिए इस तरह के रिट्स को। सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है कंसर्न लॉ को कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है एंड देयरफॉर नॉन ऑपरेशनल। एक साथ ये जो दो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के एस्टेब्लिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट्स का ऑफ द सिटीजन ऑन द वन हैंड एंड इंटरप्रेटर है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर। सेकेंड ऑफ द टू वेज मेंशन अबव इन्वॉल्व करते हैं जुडिशियल रिव्यू। परहैप्स जो मोस्ट इंपोर्टेंट पावर है सुप्रीम कोर्ट की वो क्या है, पावर है जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी किसी भी लॉ का। अगर कोर्ट अराइव करता है द कंक्लूजन दैट लॉ इनकंसिस्टेंट है विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह का लॉ डिक्लेयर है एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनएप्लीकेबल। Term judicial review is nowhere mentioned in the constitution. However, fact that India ने लिखा है, इंडिया के पास written constitution है and the Supreme Court can strike down a law that goes against fundamental rights. Implicitly gives the Supreme Court the power of judicial review. अब आता है besides, as we saw in the section on jurisdiction of the Supreme Court, in the case of federal relations too, Supreme Court can use the review powers if a law is inconsistent with the distribution of power laid down by the Constitution. Suppose करो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाता है which according to some states concern a subject from the state list. Then दो states कहाँ पे जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट पे जा सकता है and if the court agrees with them, ये इसको डिक्लेयर करेगा कि लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशन है। इस सेंस में रिव्यू पावर जो है सुप्रीम कोर्ट्स की इंक्लूड करता है पावर टू रिव्यू लेजिस्लेचर्स ऑन द ग्राउंड दैट ये वायलेट कर रही है फंडामेंटल राइट्स को और ऑन द ग्राउंड दैट ये वायलेट कर रही है फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को। सो रिव्यू पावर एक्सटेंड्स टू द लॉज पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑल्सो। टुगेदर ये जो रिट पावर है, रिव्यू पावर है कोर्ट की, मेक जुडिशरी वेरी पावरफुल। इन पर्टिकुलर रिव्यू पावर का मतलब होता है कि जुडिशरी इंटरप्रेट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को एंड द लॉज जो लेजिस्लेचर पास करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये फीचर जो इनेबल करता है जुडिशरी को टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिवली एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन। प्रैक्टिस जो है एंटरटेनिंग PIL हैज फर्दर एडेड टू द पावर ऑफ द जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ द सिटीजन। सो डू यू नो दैट ये जो प्रैक्टिस है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, ये मोर एंड मोर एक्सेप्टेबल हो रही है बहुत सारी कंट्रीज में। वाइल बहुत सारी जो कंट्रीज है अक्रॉस द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली जैसे साउथ एशियन, अफ्रीका, प्रैक्टिस करती हैं कुछ फॉर्म जुडिशियल एक्टिविज्म की कंपेरेबल टू दैट ऑफ इंडियन जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, इनकॉर्पोरेट कर दिया है उसने PIL को in its bill of rights. Thus, South Africa में it is a fundamental right of the citizen to bring before the constitutional court cases of violation of other person rights. तो ये fundamental rights यहाँ पे बन गया। Do you remember that in the chapter on rights हमने mention किया था rights against exploitation. ये जो right है prohibits करती है forced labor को, trade in human flesh and prohibits employment of children in hazardous jobs. But question is that how would those जिनकी rights violate होती है वो कोर्ट को अप्रोच करेंगे। PIL एंड जुडिशियल एक्टिविज्म ने ये पॉसिबल किया है कोर्ट्स को कि आपको कंसिडर करना है इन वायलेशंस को। Thus, court considered a whole set of cases, blinding of the jail inmates by the police, inhuman working conditions in the stone quarries, sexual exploitation of children and so on. ये जो ट्रेंड है इट हैज मेड राइट्स रियली मीनिंगफुल फॉर द पुअर एंड जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उनके लिए। अब बात आता है जुडिशरी एंड पार्लियामेंट का। हाय एवरीवन, सो जैसे कि जुडिशरी एंड पार्लियामेंट की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम टेकिंग अ वेरी एक्टिव स्टैंड ऑन द मैटर ऑफ राइट्स, court has been active in seeking to prevent subversion of constitution through political practice. Thus, जो areas थे that were considered beyond the jurisdiction of judicial review, such as powers of the president and governor, अब ये भी कोर्ट्स के परव्यू के अंदर आ गए हैं। तो देर आर मेनी अदर्स इंस्टांसेस जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक्टिवली इन्वॉल्व कर रहा है अपने आप को in the administration of justice by giving directions to executive agencies. Thus,
इसने डायरेक्शंस दिया है सीबीआई को टू इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट्स in the Hawala case, Narasimha Rao case, illegal allotment of petrol pumps, fees, etc. So you may have heard about some of these cases. Many of these instances ये products है judicial activism के. Indian Constitution की अगर हम बात करें तो it is based on delicate principle of limited separation of powers and checks and balances. इसका मतलब है कि हर एक जो organ होता है गवर्नमेंट का उसके पास एक क्लियर एरिया होता है फंक्शनिंग का. Thus, Parliament supreme in making laws and amending the Constitution. Executive is supreme in implementing them, while judiciary is supreme in setting disputes and deciding whether laws that have been made are in accordance with the provisions of the Constitution. Despite such clear-cut division of power, conflicts जो है Parliament के बीच में, judiciary के बीच में, executive के बीच में, judiciary के बीच में, has remained a recurrent theme in Indian politics. We have already mentioned differences that emerge between Parliament and the judiciary over like right to property and the Parliament power to amend the Constitution. So let us recapitulate that briefly. Immediately जब implementation हुआ Constitution का, so एक controversy आई over the Parliament power to restrict right to property. Parliament कुछ इस पे restrictions डालना चाहती थी on the right to hold property so that जो land reform है उसको हम implement कर सके. Court held that Parliament cannot thus restrict fundamental rights. Parliament then tried to amend the constitution, but कोर्ट ने फिर कहा कि इवन थ्रू एन अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स को हम एवरेज नहीं कर सकते. सो फॉलोइंग इश्यूज वर एट द सेंटर ऑफ द कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी. क्या होता है स्कोप ऑफ राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी का, स्कोप क्या है पार्लियामेंट्स की पावर का टू कर्टेल एवरेज और एब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स, व्हाट इज द scope of parliament power to amend the constitution, can the parliament make laws that abridge fundamental rights while enforcing directive principle. Now अब हम बात करेंगे कि जब जो पीरियड था 1967 से 1973 के बीच में कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई. अपार्ट फ्रॉम लैंड रिफॉर्म लॉज जो एनफोर्स कर रही है प्रिवेंटिव डिटेंशन को, लॉज जो गवर्न कर रही है रिजर्वेशन इन जॉब्स को, regulations acquiring private property for public purposes and laws जो decide कर रहे हैं compensation for such acquisition of private property were some instances of the conflicts between the legislature and the judiciary. So 1973 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया that has become very important in regulating the relations between the parliament and the judiciary since then. सो केस फेमस है एज द केस ऑफ नंदा भारती केस. इस केस में कोर्ट ने रूल किया था कि यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का एंड कोई भी नॉट इवन द पार्लियामेंट अमेंडमेंट करके वायलेट नहीं कर सकता इस बेसिक स्ट्रक्चर को. कोर्ट ने दो चीजें की. फर्स्ट इट सेड दैट ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है disputed issue was not part of basic structure and therefore could be suitably abridged. Secondly, कोर्ट ने रिजर्व किया टू इटसेल्फ राइट टू डिसाइड वेदर बहुत सारी जो मैटर्स है वो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर्स के ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस केस इज परहैप्स बेस्ट एग्जाम्पल है कि कैसे जुडिशरी यूज करती है इसकी पावर कोर्ट इंटरप्रेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को. सो ये जो रूलिंग है इससे चेंज कर दिया नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. जैसे ही हमने ये पढ़ा सो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है इट वाज टेकन अवे फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. 1979 में इसको ले लिया गया लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स से. सो एंड दिस ऑल्सो हेल्प इन चेंजिंग द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. सम इश्यूज स्टिल रिमेन a bone of contention between the two. Can the judiciary intervene in and regulate the functioning of the legislature? So parliamentary system में legislature के पास power होती है to govern itself and अपने मेंबर्स के बिहेवियर को रेगुलेट करने की. तो लेजिस्लेचर पनिश कर सकता है एक पर्सन को जिसको लेजिस्लेचर को गिनती है इसने प्रिविलेजेस को ब्रीच किया है. कैन अ पर्सन हु इज हेल्ड गिल्टी फॉर ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज सीक प्रोटेक्शन ऑफ द कोर्ट्स. क्या एक मेंबर लेजिस्लेचर का जिसके होम लेजिस्लेचर ने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है उसको प्रोटेक्शन मिल सकता है कोर्ट से. सो दीज
ये इश्यूज अनरिजोल्व है एंड आर मैटर्स ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि जो कंडक्ट है जजेस का, इसको हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट में। यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास सेवरल इंस्टांसेस है जहाँ पे पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव कास्ट aspersions on the functioning of judiciary. Similarly, judiciary ने भी क्रिटिसाइज किया है लेजिस्लेचर्स को एंड इशू किया है इंस्ट्रक्शंस लेजिस्लेचर्स को अबाउट द कंडक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव बिजनेसेस. सो लेजिस्लेटर्स सी दिस वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी. ये जो इश्यूज है इंडिकेट करते हैं कि कैसे जो बैलेंस है किसी भी दो ऑर्गन्स के बीच में वो डेलिकेट एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी टू रेस्पेक्ट द अथॉरिटी ऑफ अदर्स. सो ये यहाँ पे चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश हो चुका है एंड नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जल्दी ही अपलोड हो जाएगी. इफ यू लाइक द लेक्चर प्लीज डू सब्सक्राइब टू द channel and please don't forget to share it with your friends. Thank you so much.